कोल्ड ब्यूटी के मन में सुपरमार्केट में एक बैड इंटेंशन था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मैं अपने मोबाइल फोन से मौके पर ही एविडेंस रिकॉर्ड कर लूंगा। कोल्ड ब्यूटी ने जब यह देखा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। क्लासमेट कोल्ड ब्यूटी, तुम पकड़ी गई हो। वह यंग गर्ल इस समय रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से कांप रही थी, लेकिन मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में मैं नहीं चाहता था कि वह एम्बेरस महसूस करे। मैंने उसे जाने दिया था। किस पता था कि अगले ही दिन मुझे खबर मिलेगी कि एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब जब मुझे एक नई लाइफ मिली है तो मैं निश्चित रूप से उसे सेफ रखूंगा ताकि वह मेरे हाई स्कूल के दिनों में मौजूद रह सके। लेकिन एक्सीडेंट का एग्जैक्ट टाइम न जानने के कारण इस दिल के डर को खत्म करने के लिए आज चाहे मुझे उसे पूरी रात यहीं क्यों ना रोकना पड़े, बस वह आज का दिन सेफली पार कर जाए। इसलिए इस बार मैंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे एक डार्क कॉर्नर में खींच लाया और एक एविल स्माइल के साथ अपना फोन निकालकर वही वीडियो प्ले कर दिया। ही क्लासमेट, तुम भी नहीं चाहोगी कि यह वीडियो तुम्हारे टीचर्स और फ्रेंड्स देखें, है ना? यह सुनकर उस यंग गर्ल के गाल और भी लाल हो गए। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें चुपचाप मुझसे भीख मांग रही थीं, लेकिन मैंने इस ट्रिक पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे अपना राइट हैंड आगे बढ़ा दिया। जो कुछ भी लिया है उसे खुद बाहर निकालो। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हारी बॉडी सर्च करूं? तुम्हारे लिए यह बहुत अनलकी है क्लासमेट लिन। यह सुपरमार्केट मेरे फादर का है। लिनियम सो ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आखिरकार आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने स्कूल बैग से 3 ब्रेड बाहर निकाले। मैं थोड़ा स्टंड रह गया। उसने जो चीजें मैं निकाली थी वे सब सबसे सस्ती ब्रेड थी। चोरी करने की इतनी बड़ी रिस्क ली तो कोई महंगी और टेस्टी चीज क्यों नहीं ली? एक चिकन लेग या सॉसेज ही चुरा लेती। इसलिए मैंने उसके बैग का सारा सामान टेबल पर पलट दिया। टेक्स्ट बुक्स, समर होमवर्क, स्टेशनरी, एक पुराना पेंसिल बॉक्स और एक व्हाइट सैनिटरी पैड। लिन नियमसो का छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर सैनिटरी पैड को अपनी हथेली में छुपा लिया, फिर पूरी ताकत से अपना स्कूल बैग वापस खींचा, लेकिन बैग का स्ट्रैप टूट गया। सिर्फ 3 ब्रेड ही हैं, उसने कमजोरी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी लाल आंखें और वह प्योर फेस उसे और भी ज्यादा इनोसेंट और अट्रैक्टिव बना रहा था। मैंने भी बदले में उसे घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने टूटे हुए बैग को इग्नोर किया, उसे वापस छीन लिया और टेबल पर फेंक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? इतना बड़ा बैग लेकर आई हो और सिर्फ 3 सबसे सस्ती ब्रेड चुराई है? ये कहकर मैं धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने घबरा कर अपने दोनों छोटे हाथ अपने चेस्ट के सामने सिकोड़ लिए। मैंने उसके जैकेट की तरफ देखा। यह जगह थोड़ी फूली हुई थी। क्या वहां कुछ और भी छुपाया है? उसने तुरंत अपनी बाहों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया। नहीं है। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता। खुद अपनी जैकेट उतारो। मुझे हाथ लगाने पर मजबूर मत करो। या फिर तुम चाहती हो कि कल यह बात पूरे स्कूल में फैल जाए? वह तुरंत डर गई। नहीं, उसने खुद ही अपना हाथ उठाया। कॉलर की जिपर धीरे धीरे नीचे आई, जिससे उसकी गोरी और पतली गर्दन दिखने लगी। उसकी पुरानी शर्ट और कॉलर बोन का एक हिस्सा साफ झलक रहा था। उसकी स्किन सचमुच बहुत व्हाइट थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जैकेट के नीचे का स्पेस इतना बड़ा था। लिनिमसो की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों में ह्यूमिलिएशन की फीलिंग थी। अच्छे से देख लिया, वहां कुछ भी नहीं छुपा था। मैं थोड़ा और करीब गया और ऑब्जर्व किया। बॉडी वॉश की हल्की खुशबू आ रही थी, जो डिटर्जेंट की खुशबू के साथ मिक्स थी। क्या यह अभी भी एक और लेयर नहीं है? उसने धीरे से अपने होंठ चबाए। यह लास्ट लेयर है, इसे नहीं उतार सकती। मैंने सिर हिलाया और कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस हुआ। जब किसी यंग गर्ल को इतने करीब से सर्च किया जाता है तो उसकी आंखों में नफरत और कोल्डनेस होनी चाहिए थी, लेकिन लिन नियमसो के चेहरे पर सिर्फ शर्मीलापन और झुंझलाहट थी। उस मोमेंट पर मैं समझ गया, लिन नियमसो मुझसे नफरत नहीं करती थी। अगर गहराई से सोचा जाए तो हो सकता है कि पहले से ही उसके मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन मेरी मेमोरी में मैंने और उसने क्लास में कभी बात नहीं की थी। यहाँ तक कि एक बार भी आई कांटेक्ट नहीं हुआ था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे टीनेज के दिन बहुत बेवकूफी भरे थे? उन दिनों को याद करके मेरा सिर दर्द होने लगा। उस समय मेरे दिल में सिर्फ थाम थी वो थी जिसके पीछे मैं पागलों की तरह घूमता था। वह बस थोड़ा सा कोल्ड या हॉट बिहेव करती थी और मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। अब सोचता हूं तो लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने 2 कदम पीछे लिए और नीचे की तरफ देखा। पैंट में तो कुछ नहीं छुपाया है ना? वह यंग गर्ल तुरंत ओबेडिएंट हो गई और उसने अपनी पैंट की दोनों पॉकेट्स बाहर निकाल दी। मैंने उसे इग्नोर किया और दीवार पर लगी घड़ी को देखा। अभी सिर्फ कुछ ही मिनट बीते थे। वह बड़ी गाड़ी शायद अभी तक चौराहे पर भी नहीं पहुंची होगी, इसलिए मैंने फिर से बात को आगे बढ़ाया। सिर्फ पॉकेट्स बाहर निकालने से क्या प्रूव होता है? मुझे खुद देखने दो। यह कहकर मैं नीचे झुका और उसकी शॉर्ट्स को छूने का नाटक किया। लिन नियमसो इस बार सचमुच पैनिक हो गई और तेजी से सांस लेने लगी। मैंने इस रिएक्शन का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह अपनी जगह पर कुछ बार जंप करे ताकि देखे कि कुछ गिरता है या नहीं। लिन नियमसो को बिना हिले डुले खड़ा देखकर मैंने कहा, या तो मुझे खुद चेक करने दो या फिर अपनी जगह पर जंप करो, खुद चूज कर लो। यह सुनकर लिन नियमसो ने ओबीडिएंटली बात मान ली। चोरी करना वैसे भी गलत था, उसके पास बहस करने का कोई बहाना नहीं था। उसने अपने छोटे हाथ थोड़े उठाए जैसे खुद को फोर्स कर रही हो और अपनी जगह पर एक बार जंप किया। मैंने भी जमीन की तरफ देखने का नाटक किया, लेकिन मेरा ध्यान अनजाने में ऊपर चला गया। लेकिन वह पूरी तरह नीचे देखने में बिजी थी, इसलिए उसने मेरी नजरों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक बार और जंप किया। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, बहुत हुआ, अगर तुम और जंप करोगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ 3 ब्रेड ही लिए थे। अब वे तुम्हें वापस दे दिए हैं, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरे पास उसे रोकने का कोई और रीजन
रीजन नहीं था। उसे बाहर जाते देख मैंने उसे वापस बुलाया। रुको। उसने अपना सिर घुमाया, अपने स्कूल बैग को अपने चेस्ट से कसकर चिपका लिया। उसकी सुंदर आंखें मुझे कॉशियसली देख रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम बहुत भूखी हो? ये सुनकर लिन नियम सो ने अपना सिर झुका लिया और साइलेंट रही। मैंने भी कुछ और नहीं कहा। एक ब्रेड का पैकेट फाड़ा और उसे दे दिया, इसे खाकर ही जाना। पूरे स्टोर रूम में सन्नाटा छा गया। लिन नियम सो ने काफी देर तक अपना सिर नहीं उठाया, न ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, बस अपने बैग को पकड़े हुए एक ही जगह पर सजा पाए बच्चे की तरह खड़ी रही। उसकी पतली बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे हवा के एक झोंके से गिर जाएगी। पैकेट फट गया है, अब यह बिकेगा नहीं। मैंने जबरदस्ती वह ब्रेड उसके हाथ में थमा दी। कुछ सेकंड बाद लिन नियम सो ने धीरे से अपना हाथ उठाया और ब्रेड को अपने मुंह तक ले गई। छोटे छोटे बाइट्स लिए और फिर तेजी से खाने लगी। लेकिन अचानक उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू मोतियों की तरह टूटकर जमीन पर गिर गए। वह रो रही थी। पकड़े जाने से लेकर सर्च किए जाने तक उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था। लेकिन जैसे ही ब्रेड का टुकड़ा उसके मुंह में गया, वह खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसे चुपचाप देखा, अपना सिर घुमाया और दूसरा ब्रेड का पैकेट भी फाड़कर उसके दूसरे हाथ में दे दिया। फिर अपनी पॉकेट चेक की, लेकिन वहां कोई टिश्यू पेपर नहीं था। शिट, 17 साल का मैं कभी अपने साथ टिश्यू पेपर लेकर नहीं चलता था। एक रियल मैन को हमेशा अपने पास टिश्यू रखना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता था कि लिन नियम सो की फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन चाहे वे कितने भी गरीब क्यों ना हो, यह 21वीं सेंचुरी है। कोई एक टॉपर स्टूडेंट को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने पर कैसे मजबूर कर सकता है? दूसरा ब्रेड खाने के बाद लिन नियम सो ने तीसरे ब्रेड की तरफ देखा। जब मैं दूसरी तरफ मुड़ा तो वह आगे बढ़ी, आखिरी ब्रेड का पैकेट भी खोला और खाने लगी। खाते खाते उसने अपना बैग खोला, एक पेपर और पेन निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। उसने कुछ लाइनें लिखी। 30 मई 2010, लिन नियम सो पर ट्रान हुआई आन के 3 ब्रेड उधार है। उस नोट को लेने के बाद मैं सचमुच हैरान रह गया। ट्रान हुआई आन के ये 3 शब्द और उस पेपर पर लिखी हैंडराइटिंग मेरी मेमोरी से बिल्कुल मैच कर रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि पिछले सेमेस्टर में जिसने मुझे स्पोर्ट्स वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीक्रेटली सपोर्ट किया था, वह लिन नियम सो थी, थाम थी वो नहीं। उस समय मुझे लगा था कि थाम थी वो ने मुझे वोट दिया है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और थाम थी वो मेरी केयर को बहुत कैजुअली एक्सेप्ट करती थी। कोइंसिडेंस से मेरा घर सुपरमार्केट चलाता था, इसलिए थाम थी वो ने कई बार यहाँ से फ्री में मिनरल वाटर, ड्रिंक्स, च्यूइंग गम और यहाँ तक कि सैनिटरी पैड्स भी लिए थे। मैंने उस प्रॉमिसरी नोट को टेबल पर रखा। तुम्हें क्या लगता है कि एक नोट लिखने से आज की बात यहीं खत्म हो जाएगी? लिन नियम सो ने मन ही मन सबसे बुरे सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर लिया था। तुम इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हो? मैंने अपना हाथ हिलाया। बस मजाक कर रहा था। अभी तुम्हारा बैग फट गया है, मैं तुम्हें एक नया बैग दूंगा। मैं इसे खुद स्टिच कर सकती हूँ। ये मेरा डिसीजन है। ट्रान हुआयान, मुझे किसी का उधार रखना पसंद नहीं है। ये कहकर मैं लिन नियम सो को स्कूल बैग के डिस्प्ले काउंटर पर ले गया। उसकी नजर तुरंत एक पिंक कलर के बैग पर टिक गई, जिससे उसकी चाहत साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत वह बैग उठाया और उसके हाथों में दे दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा बैग पहले से ही खराब था। उसने जिद्दी होकर उस बैग को वापस उसी जगह रख दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात पूरे स्कूल में फैले तो इसे चुपचाप ले लो। लिन नियम सो एक पल के लिए रुकी और उसने वह बैग ले लिया। फिर उसी नोट पर एक और आइटम ऐड कर दिया, एक स्कूल बैग। उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी। ऐसा लग रहा था कि उसे लग रहा था कि वह इसे कभी रिपे नहीं कर पाएगी। उसका यह एक्सप्रेशन देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम सच में नोट लिख रही हो तो फिर मेरे पीछे आओ। जैसे ही हम स्टेशनरी एरिया में पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ से कोई टकराया है। मैंने मुड़कर देखा तो लिन नियम सो अपना माथा पकड़े पीछे हट रही थी। रास्ता देखकर चलो, क्या तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने में मजा आता है? अगली बार तुम्हें पूरा मौका दूंगा। यह कहकर मैंने एक पिंक पेंसिल बॉक्स उठाया और उसके हाथ में दे दिया। लिन नियम सो ने जब उसकी प्राइस देखी तो उसने तुरंत मना कर दिया, मैं इसे नहीं लूंगी। अगर तुम आज की बात फैलाना चाहते हो तो फैला दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है। लिन नियम सो ने सीधे मेरी बात काट दी। मैंने इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखा। मेरा इरादा तुमसे पैसे लेने का नहीं है, या फिर तुम मुझे किसी दूसरे तरीके से रिपेयर करने के बारे में सोच सकती हो। दूसरे तरीके से? लिन नियम सो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते पाकर उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली, लेकिन उसके लाल कान उसका सच बयां कर रहे थे। इसके बाद मैं लिन नियम सो को सुपरमार्केट का चक्कर लगवाने लगा, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर काउंटर पर पहुंचे तो नियम सो शर्माकर दूसरी तरफ मुड़ने लगी। रुको, अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात पूरे स्कूल में फैले तो यहीं खड़ी रहो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक बैड स्टूडेंट हूं और एक बैड स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। लिन नियम सो ने आखिरकार मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैं सैनिटरी पैड नहीं लूंगी। सच में नहीं लोगी? मैंने मन ही मन कैलकुलेट किया। तुम्हारे बैग में एक है, एक तुमने पहना है, यानी सिर्फ 2 बचे हैं। लिन नियम सो को यह नहीं पता था कि वह इस बात का क्या जवाब दे। मैं मुस्कुराया और सैनिटरी पैड का एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिन नियम सो थोड़ी हैरान हुई। उसने उसे अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में थोड़ा सरप्राइज। उस नोट पर एक और आइटम लिखने के बाद उसने सीक्रेटली उस पैकेट को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी चमक उठी। इस टाइप के पैड में सचमुच खुशबू होती है। इससे पहले वह हमेशा खुले वाले सस्ते पैड यूज करती थी जिनमें कोई खुशबू नहीं होती थी। उसके बाद हम मेन गेट की तरफ बढ़े। मैंने उससे कहा, रास्ते में ध्यान से जाना, ट्रैफिक का ख्याल रखना, सेफली घर पहुंचना, कल नॉर्मल तरीके से स्कूल आना। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो आज जो कुछ भी हुआ वह कभी नहीं हुआ था, समझे? लिन नियम सो को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। फिर भी उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर केयरफुली अपने दोनों हाथों से वह नोट मुझे सौंप दिया। ये नोट तुम्हारे लिए है, मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। मैंने सिर हिलाया और उसके लिए सुपरमार्केट का गेट खोला, लेकिन तभी सामने
सामने से 3 यंग और ब्यूटीफुल लड़कियां आती दिखी। मुझे अचानक याद आया कि 30 मई के उस दिन लिन नियम्सो के जाने के करीब आधे घंटे बाद थाम थी वो अपने फ्रेंड्स को लेकर यहाँ आई थी। अगर उस गलत वोटिंग इवेंट के सारे कैरेक्टर्स आज यहीं मौजूद हैं तो आज इस मामले को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। मैंने लिन नियम्सो को वापस बुलाया और उससे कहा कि वह अब भी न जाए और यहाँ रुककर एक अच्छा ड्रामा देखे। उन दिनों थाम थी वो का हमारे रिलेशनशिप को लेकर ऐसा एटीट्यूड था कि वह न तो हाँ कहती थी और न ही ना। गिफ्ट तो वह सारे एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन जब साथ रहने की बात आती थी तो हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी। वह कहती थी कि ग्रेजुएशन तक का समय एक ट्रायल पीरियड की तरह है और मुझे अच्छा परफॉर्म करना होगा। मेरे फादर दूसरी तरफ स्टॉक लोड करने में बिजी रहते थे और मैं यहाँ थाम थी वो के लिए एक फ्री डिलीवरी बॉय की तरह काम करता था। मेरा वह बिहेवियर इतना खराब था कि मेरी 14 साल की छोटी बहन भी मुझसे नफरत करती थी। कॉलेज के सेकंड ईयर तक मुझे समझ आया कि थाम थी वो सीक्रेटली एक सीनियर को 1 साल से डेट कर रही थी। उस समय मेरा दिल टूट गया था और मैंने अपने बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। आखिरकार 30 साल की उम्र से पहले ही मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उस समय तक थाम थी वो को उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था और वह एक सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चे को पाल रही थी। उस मोमेंट पर मुझे सच में रियलाइज हुआ कि इतने सालों तक मैंने उस औरत के लिए कितनी बेवकूफियां की थी। इस समय जब थाम थी वो ने मुझे और लिन नियम्सो जैसी लड़की को, जिसका मुझसे कोई कनेक्शन नहीं था, एक साथ खड़े देखा तो उसने टोंट मारते हुए कहा, वाह ट्रेन होवायन अब लिन नियम्सो से भी बात करना सीख गया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, लिन नियम्सो ज्यादा ब्यूटीफुल है या मैं? वह बस कुछ सामान खरीदने आई है। क्लासमेट थाम, आज तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आसपास की लड़कियों ने सरप्राइज होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। थीवू, तुम्हारे क्लासमेट का घर सचमुच इतना बड़ा सुपरमार्केट चलाता है? ये सुपरमार्केट कितना बड़ा है? थाम थीवू ने थोड़ा प्राउड फील करते हुए अपना हाथ हिलाया। हाँ, तुम लोग जो चाहो देख सकती हो, जो पसंद आए ले लो, आज मेरी तरफ से पार्टी है। उसकी दोनों सहेलियों ने एडमायरिंग लुक्स दिए और बिना किसी हेसिटेशन के सुपरमार्केट में सामान ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उन दोनों ने ढेर सारे स्नैक्स इकट्ठे कर ली। उन्होंने सारा सामान कैश काउंटर पर रख दिया, जबकि थाम थीवू का बिहेवियर अभी भी वैसा ही था। उसने च्यूइंग गम का एक बॉक्स और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स उठाए। ट्रान होवायान, हमारे लिए 2 बड़े नायलॉन बैग्स लेकर आओ। मैंने कोल्डली रिस्पॉन्ड किया, फिर बारकोड स्कैनर उठाया और एक एक करके सारे आइटम स्कैन करने लगा। थाम थी वो हैरान रह गई। तुम यह क्या कर रहे हो? बिल बना रहा हूँ, और क्या करूंगा? क्या तुम लोग सामान खरीदने नहीं आई थी? ये सुनकर थाम थी वो के पीछे खड़ी उसकी दोनों सहेलियां आपस में फुसफुसाने लगी। थीवू, तुमने ही तो कहा था कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। थमथीवू को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने आवाज ऊंची की, त्रण होवायान, आज तुम इतने कंजूस क्यों हो रहे हो? बस थोड़ा सा खाना ही तो है, कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। सही कहा, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी तरफ से ट्रीट है। क्या अब पे नहीं कर सकती? थमथीवू की बोलती बंद हो गई। पास में खड़ी लम नियम्सो इस पूरे ड्रामे को देखकर बहुत सरप्राइज थी। अचानक थमथीवू ने कैश काउंटर के टेबल पर हाथ पटका। त्रण होवायान, मत कहो कि तुम ये सब सीरियसली कर रहे हो। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो, तुम फिर से हाइपर हो रही हो। गुस्सा आ रहा है तो क्या हुआ? क्या दिन दहाड़े सामान लूटने का इरादा है? थमथीवू हैरान रह गई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुमने मुझे मॉल में क्लास मॉनिटर के साथ देख लिया था? त्रण होवायान, तुम इतने नैरो माइंडेड क्यों हो? मैं और क्लास मॉनिटर बस बाय चांस मिले थे। सॉरी टू से, कल मैं पूरे दिन घर पर सो रहा था, किसी मॉल वॉल नहीं गया था। तो फिर आज तुम्हें क्या भूत सवार हुआ है? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। सामान खरीदा है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। क्या यह एक नॉर्मल बात नहीं है? क्लासमेट लम नियम्सो, तुम ही बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनकर लम नियम्सो ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने खुद चोरी की थी। इसलिए उसे लगा कि उसके पास इस बात का जवाब देने का कोई राइट नहीं है। थमथीवू की दोनों सहेलियां इतनी शर्मिंदा हो गईं कि उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। रहने दो थीवू, वैसे भी हमारा यह सब खाने का मन नहीं है। हाँ, इस छोटी सी बात के लिए झगड़ा करना वर्थ नहीं है। लेकिन थमथीवू हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेला। त्रण होवायान, तुम्हें बता दूं, कल क्लास मॉनिटर ने मुझे प्रपोज किया है। ये सुनकर मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। तो तुमने ना तो हाँ कहा होगा और ना ही ना। यही कहा होगा ना कि अब भी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। अपनी पोल इस तरह खुलते देख थमथीवू गुस्से से पागल हो गई। त्रण होवायान, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। फाइनली यह बताओ कि सामान खरीदना है या नहीं? नहीं खरीदना तो इसे वापस इसकी जगह पर रख दो। वे दोनों लड़कियां सामान वापस रखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन थमथीवू ने उन्हें रोक दिया। त्रण होवायान, क्या तुम मुझे इसी तरह पसंद करते हो? मेरे सामने तुम्हारा यही एटीट्यूड है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कल ही जाकर क्लास मॉनिटर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी? मैंने सीधे तालियां बजाना शुरू कर दिया और हंसते हुए गुनगुनाया, हैप्पी प्रपोजल डे। ये सीन देखकर लम नियम्सो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और लगभग हंस ही पड़ ढी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। थमथीवू अपनी दोनों सहेलियों का हाथ खींचकर जाने लगी। कल पक्का तुम मॉल में हमारा पीछा कर रहे थे। त्रण होवायान, तुम बहुत पछताओगे। मैंने अचानक चिल्लाकर उन्हें रोका। थमथीवू को लगा कि शायद मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल मैंने कैश काउंटर पर जोर से हाथ पटका। पछताएगा मेरा जूता? सामान जहां से उठाया था वहीं वापस रख कर जाओ। थमथीवू शौक में वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे और गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गई थी। वहीं उसकी दोनों सहेलियों ने स्कूल में मेरी दबंगई के किस्से सुन रखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी सामान वापस उसकी जगह पर रखा। काम खत्म होते ही वे दुम दबाकर भागी और थमथीवू को भी अपने साथ खींच ले गई। उन प्रॉब्लम से निपटने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। लम नियम्सो अपना स्कूल बैग पकड़ डीढ़े मेरे
मेरे सामने आई। अगर अब कोई और काम नहीं है तो मैं घर के लिए निकलती हूँ। मैंने बिना कुछ बोले एक हेयर पिन उठाया और धीरे से उसके बिखरे हुए बालों में लगा दिया। लम नियमसो थोड़ी हैरान रह गई। कुछ सेकंड बाद जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने तुरंत हेयर पिन निकाल दिया। मैं यह नहीं ले सकती, ये एक थैंक यू गिफ्ट, पिछले साल क्लास वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मुझे वोट देने के लिए थैंक। लम नियमसो की आंखें घबराहट में इधर उधर देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने वह हेयर पिन वापस मेरे हाथ में थमा दिया और तुरंत वहां से तेजी से भागने लगी। ध्यान से जाना, सिर्फ वॉक करते हुए जाना। अगर तुम रोड पर भागी तो कल स्कूल जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। लम नियमसो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह चुपचाप स्लो हो गई और दौड़ने के बजाय वॉक करने लगी। मुझे यह समझ आ गया था कि मेरी धमकी कितनी भी फेक क्यों ना हो, लेकिन चोरी की कंप्लेंट करने वाली ट्रिक उस पर हमेशा 100% काम करती है। हाँ, नेक्स्ट टाइम उसके साथ कुछ और एक्साइटिंग करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 तारीख को जब स्कूल दोबारा खुला और मैं क्लास में वापस आया तो मुझे पता चला कि मैं नीचे से सेकंड आया हूँ और जो सबसे लास्ट आई थी वह लम नियमसो थी। इस टॉपर को इस बार 0 मार्क्स मिले थे। इसकी वजह बहुत सिंपल थी, पिछले सेमेस्टर में उसने फाइनल एग्जाम ड्रॉप कर दिया था और इस तरह लम नियमसो मेरी बेंचमेट बन गई। क्लास टीचर चाओ चिन्ह ने मुझे वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, क्लास के बीच में उसे डिस्टर्ब मत करना। अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें ग्राउंड के बीच में ले जाकर बेंच पर खड़ा कर दूंगा। मैंने बेशर्मी से पलटकर पूछा, सर डिस्टर्ब करने की डेफिनेशन क्या होती है? ये कहते हुए मैंने लम नियमसो के हाथ पर अपनी उंगली से पोक किया। क्या इसे डिस्टर्ब करना कहते हैं सर? लड़की का कान उस तरफ से एकदम लाल हो गया और उसने खुद को थोड़ा साइड कर लिया। चाओ चिन्ह गुस्से से लाल हो गए और मुझे मारने के लिए स्केल उठाया, लेकिन मैं इजीली बचकर निकल गया। मैं आराम से चलकर क्लास के अंदर चला गया और लम नियमसो अपना सिर झुकाए मेरे ठीक पीछे पीछे आई। सबकी नजरों के सामने उसका दूसरा कान भी लाल हो गया। खिड़की के पास कोने वाली आखिरी सीट पर पहुंचकर लम नियमसो अपने सामने रखी बुक को ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक मैंने अपना चेहरा उसकी बेंच की तरफ झुका लिया। बिना किसी डर के मैं उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। लम नियमसो चौंक गई। उसने अपने हाथ में पेन को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नर्वस थीं और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया ताकि मुझसे आई कांटेक्ट न हो। उसकी आंखें उसके पैर के अंगूठे पर टिकी थीं और उसके दोनों कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। वह थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। तुम अपनी जगह पर वापस जाओ ना। लेकिन उसे इस कंडीशन में देखकर मुझे और भी मजा आ रहा था। जब तक चाओ चिन्ह ने पोडियम पर जोर से टेबल नहीं थपथपाया तब तक मैंने लम नियमसो के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। इसके बावजूद मैं अपनी तिरछी नजरों से सीक्रेटली उसे नोटिस करता रहा। 1 मिनट बाद लम नियमसो से और बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा, बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मुंह इतना छोटा क्यों है। लम नियमसो ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया ताकि मैं देख न सकूं। उसने अपना सिर पूरी तरह दूसरी तरफ घुमा लिया तो मैंने भी अपनी नजरें हटा ली और अपने बैग से गर्मा गर्म बंस का एक पैकेट निकाला। उसे देते हुए कहा, इंटरवल में इसे खा लेना। मैं नहीं खाऊंगी, तुम एक बार मना करके देखो, फिर देखना मैं उस मैटर को दोबारा उठाता हूँ या नहीं। उसने तुरंत चुपचाप बंस का पैकेट ले लिया और अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे गुस्से में घूरा। अब हुई ना बात मान लिया करो, यही सही है। चाओ चिन्ह ने एक बार फिर पोडियम पर हाथ पटका। नेक्स्ट पीरियड इंग्लिश का है, अपनी बुक्स निकालकर रेडी हो जाओ। टीचर को चैन नहीं आया तो उन्होंने खिड़की के कोने की तरफ एक नजर डाली, अपनी उंगली से सीधे मेरी तरफ इशारा किया और अपनी डरावनी आंखों से चुपचाप मुझे एक बार धमकाया। इसके बाद ही वो के क्लासरूम से बाहर निकले। वहीं इंग्लिश की लेडी टीचर अपनी डायरी और टेक्स्ट बुक हाथ में लिए काफी देर से बाहर इंतजार कर रही थी। चाओ जंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने मैम के क्लास में आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। एक लंबी टांगों वाली जोड़ी जो ब्लैक स्टॉकिंग से ढकी हुई थी सबकी आंखों के सामने आई। इंग्लिश टीचर का नाम वेन 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 था, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उनका लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं था, बस सिंपल और सोबर कहा जा सकता था, लेकिन इसके बदले उनका फिगर एकदम परफेक्ट था और उनका नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ क्लोज होना और अच्छे से घुलना मिलना चाहती थी। क्लास की बेल बजी और मैंने भी अपनी इंग्लिश की बुक बाहर निकाल ली। उसके पहले पेज पर प्रिंटेड कैरेक्टर्स के साफ सुथरे पोर्ट्रेट्स को देखकर मेरे हाथों में फिर से खुजली होने लगी कि उन पर डार्क सर्कल्स और मूंछें बना दूं। लेकिन मुझे अपने राइट हैंड को जबरदस्ती दबाकर रोकना पड़ा कि अब कोई फालतू ड्राइंग नहीं करनी है, इस लाइफ में मुझे मन लगाकर स्टडी करनी है। ये कमबख्त मसल मेमोरी भी ना। लिन नियंशु ने मेरी तरफ मुड़कर मुझे जज किया लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि क्लास के लड़के कभी कभी सच में बहुत अजीब बिहेव करते हैं। वो अक्सर मुझे सीधे रास्ते पर चलते चलते अचानक झटके से कूदते हुए देखती थी, जैसे कोई बास्केटबॉल थ्रो करने का मोशन कर रहा हो। हर बार ऐसा होने पर लिन नियंशु वहीं रुक जाती और ब्लैंक होकर देखती रहती। इस बात से बचने के लिए कि मुझे पता न चल जाए कि वो मुझे चोरी छिपे देख रही थी, वो अपना सिर झुकाकर मेरे पास से गुजर जाती थी। तभी से उसे मेरा नेचर बहुत अजीब लगने लगा था। जब भी मैं डस्टबिन देखता मेरा हाथ रिफ्लेक्स एक्शन की तरह अपने आप हिलने लगता। आसपास कोई भी वेस्ट पेपर या खाली बोतल होती तो उसे हाथ में उठाकर डस्टबिन की तरफ फेंकना ही होता था ताकि एक परफेक्ट बेसबॉल शॉट बन सके। अगर वो परफेक्ट शॉट सीधे निशाने पर नहीं लगता तो मैं बेहद एम्बेरस्ड होकर चुपचाप वापस जाता, उसे उठाता और पुरानी पोजीशन पर आकर फिर से थ्रो करता। एक बार तो मैं पूरे 1 घंटे के ब्रेक में बिना थके लगातार थ्रो करता रहा पर निशाना नहीं लगा। गुस्से के मारे पागल होने की नौबत आ गई थी। उस वक्त लिन नियंशु क्लास में बैठी हुई अपना सिर घुमाकर अपनी खूबसूरत और मासूम आंखों से कॉरिडोर में इस बिजी लड़के की पीठ को पूरे शॉर्ट ब्रेक
ब्रेक के दौरान लगातार देखती रहती थी। मैं लिन नियंशु से बात करने ही वाला था कि तभी अचानक इंग्लिश मैम वेन वैन वैन ने मेरा नाम पुकारा और मुझे पूरी क्लास के सामने पहला पैराग्राफ रीड करने को कहा। मैं उठ खड़ा हुआ, पहले पैराग्राफ पर नजर डाली और बेहद फ्लुएंट आवाज में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहला इंग्लिश वर्ड मेरे मुंह से निकला, वेन वैन वैन के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उन्होंने हैरान होकर अपनी डायरी से नजरें हटाई और ऊपर देखा। क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने भी एक साथ अपना सिर घुमाकर देखा। लिन नियंशु भी पूरी तरह चौंक गई और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। उसकी खूबसूरत आंखें अपने बगल वाले इंसान को लगातार घूरती रहीं और उसने अपने दिल में सोचा, इसका प्रोनाउंसिएशन कितना परफेक्ट, और वो भी ब्रिटिश एक्सेंट में। वेन वैन वैन अपनी आदत के मुताबिक टीचर के टेबल के कोने पर झुक गई। उनका एक पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था। इस पोजीशन ने क्लास के कोने में बैठे माँ काइमिंग की आंखों में तुरंत एक चमक ला दी। तुमने पिछले समर वेकेशन में क्या किया था? क्या तुम फॉरेन कंट्री गए थे? पर फिर भी कोई इतनी जल्दी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मैंने बेहद सीरियस होकर मैम को जवाब दिया। ऑब्वियसली मैं घर पर दिन रात एक करके पूरी लगन से स्टडी कर रहा था मैम। मुझे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो देना है। यह लाइन सुनते ही बगल में बैठी लिन नियंशु की आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज और खुशी की चमक तैर गई। वेन वैन वैन ने यह सुना तो मेरी तरफ देखा। तुम्हारी यह सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चेन हुआ यान, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, बैठ जाओ। इस दिखावे ने सच में मुझे एक सक्सेसफुल इंप्रेशन जमाने का मौका दे दिया। रीबर्थ से पहले मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेन कंट्री गया था, जहां मुझे हर दिन इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं इतना खुश था कि खुद को रोक नहीं पाया और मैंने जोश में आकर एक तेज थप्पड़ मार दिया। पर बदकिस्मती से वो थप्पड़ सीधे लिन नियंशु की थाई पर जा लगा। लिन नियंशु ने डर के मारे तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांधी और मेरी आर्म पर एक पंच जड़ दिया। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर तुमने दोबारा मेरी थाई को टच करने की हिम्मत की तो मैं क्लास टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैंने सच में गलती से मार दिया था। मैं तो अपनी थाई पर हाथ थपथपाने वाला था, लेकिन लिन नियंशु के इस पंच से मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मुझे थोड़ा अच्छा ही लगा। मैंने फिर से उसकी आर्म को हल्के से थपथपाया। क्यों ना फ्यूचर में मैं तुम्हें स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊं और तुम मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में गाइड कर देना। ऐसा क्या? लिन नियंशु ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक स्टिकी नोट थमाया जिसमें मेरी इस रिक्वेस्ट के लिए उसकी रजामंदी थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैंने लिन नियंशु को लंच करने के लिए याद दिलाया। लिन नियंशु ने अपने बैग से बंस का पैकेट निकाला और बेहद सावधानी से अपने दोनों हाथों से उसे मुझे वापस सौंपने लगी। मुझे भूख नहीं है, सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। मैंने जो कह दिया वो करो, चुपचाप इसे खा लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सुनकर उसने बेहद झिझकते हुए उस पैकेट को खोला, बन को अपने छोटे से मुंह के पास लाई और धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स लेने लगी। जैसे ही उसका दांत अंदर की मीट फिलिंग तक पहुंचा, उसकी दोनों आंखें अचानक चमक उठी। उसका अगला बाइट सीधे बहुत बड़ा था और उसने देखते ही देखते एक बन खत्म कर दिया। शायद उसे एहसास हुआ कि उसके खाने का तरीका थोड़ा रूड लग रहा था। लिन नियंशु ने ऊपर देखा और शर्माते हुए मुझे एक नजर देखा। उसके कान के कोने लाल हो चुके थे। मैं बेहद सेटिस्फाइड चेहरे के साथ उसे देख रहा था। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई अपनी बेटी को पाल रहा हो। दूसरा बन खत्म करने के बाद भी पैकेट में 2 बंस बचे हुए थे। मेरा पेट भर गया है, बाकी का हिस्सा मैं बाद में खाऊंगी। जब मैंने तुमसे खाने को कहा है तो खाओ, ज्यादा बहस मत करो। लिन नियंशु ने मुझे एक ठंडी और घूरती हुई नजर से देखा, जैसे वो इस लड़के के इस डोमिनेटिंग बिहेवियर के खिलाफ बगावत करना चाहती हो। मैंने अपना चेहरा सीधे उसके चेहरे के बेहद करीब लाया। अगर दोबारा मुझे घूरने की हिम्मत की तो देखना। उसने तुरंत पैकेट खोला और बेहद आज्ञाकारी बनकर तीसरा बन अपने छोटे से मुंह में डाल लिया। लेकिन इस बार उसके खाने की स्पीड बहुत स्लो थी, जैसे वो इस डर से धीरे खा रही हो कि यह तुरंत खत्म न हो जाए। ये सब देखकर मैंने अपने मन में सोचा, इस लड़की के साथ हमेशा थोड़े स्ट्रिक्ट तरीके से ही पेश आना पड़ेगा। अगर मैं इसके इस सीक्रेट का इस्तेमाल करके इसे डराता रहूं तो शायद मैं पूरी लाइफ इसके साथ ऐसे ही रह पाऊंगा। इसी बीच शेन शिवू और लू शेंग मेरी तरफ बढ़े। लिन नियंशु ने जब उन्हें आते देखा तो उसका चेहरा तुरंत न्यूट्रल हो गया और वो दूसरी तरफ मुड़ गई। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो पूरा ध्यान अपने बन को खाने में लगा रही है, लेकिन उसके कान हमारी बातें सुनने के लिए पूरी तरह एक्टिव थे। मैंने शेन शिवू की तरफ देखा। तुम्हें क्या काम है? तुम जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जब शेन शिवू दरवाजे तक पहुंची तो उसने नोटिस किया कि मैं अभी भी अपनी पुरानी सीट पर ही बैठा हुआ था। चेन हुआ यान, तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा रूड होते जा रहे हो। मेरा पेशेंस जवाब दे गया और मैं चिढ़ गया। मैंने क्या किया? जो भी बात है यहीं खड़े होकर बोलो। मुझे बार बार उठकर आने जाने का शौक नहीं है। शेन शिवू को मजबूरी में चिढ़कर वापस आना पड़ा क्योंकि क्लास में बहुत से लोग थे, इसलिए वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आवाज को बेहद धीमा करते हुए अपने दांत भींचे और कहा, अपनी लिमिट में रहो। मैंने जो कहा था कि मैं झाओ जिमो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था। मैं बस मजाक कर रही थी। शेन शिवू ने डरते हुए झाओ जिमो की तरफ एक नजर डाली और अपनी आवाज को और धीमा करके कहा, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तो क्या तुम मुझे लाइक करती हो? शेन शिवू का चेहरा एकदम लाल हो गया। मैंने पहले ही कहा था, हम अभी बहुत छोटे हैं और हमें लव अफेयर्स में नहीं पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद इस बारे में बात करेंगे। तभी अचानक लिन नियंशु की ठंडी आवाज ने हमें अलर्ट किया, क्लास टीचर आ रहे हैं। शेन शिवू ने गुस्से में अपने पैर पटके और मजबूरी में पैर घसीटते हुए अपनी सीट पर वापस लौट गई। देखते देखते दोपहर का समय हो गया। शेन शिवू मुझे अपने साथ लंच पर ले जाना चाहती
थी, लेकिन मैंने उसे सीधे मना कर दिया। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर वो अकेले ही लंच करने चली गई। मैंने अपने बगल में बैठी लिन नियंशु की तरफ देखा। वो हर बार इतनी देर से लंच करने क्यों जाती है? आखिर वो खाती क्या है, या फिर वो भूखी ही रहती है? उसे अभी भी पूरी लगन से पढ़ाई करते हुए देखकर मैं टेबल पर अपना सिर रखकर सो गया। 5 मिनट के अंदर ही क्लासरूम में मेरे खर्राटों की रेगुलर आवाज गूंजने लगी। लिन नियंशु ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। जब उसने देखा कि मेरे मुंह के कोने से लार टपक रही है तो उसने जल्दी से अपने पास से एक टिश्यू पेपर निकाला, उसे फोल्ड किया और बेहद सावधानी से उसे मेरे पास लाई। एक्चुअली उसका एक ऐसा सीक्रेट था जो कोई नहीं जानता था। वो चेन हुआयन को मिडिल स्कूल के दिनों से जानती थी। उसके माइंड में इस लड़के से जुड़ी बहुत सी यादें सेव थी, लेकिन वो यह भी अच्छे से जानती थी कि इस लड़के को कुछ भी याद नहीं है, या शायद उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसे याद है, बस इतना ही काफी है। लिन नियंशु ने जब यह सोचा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपनी साफ सुथरी उंगली से मेरे गाल को हल्के से टच किया। जैसे ही मेरे खर्राटों की आवाज रुकी, उसने लाइट की स्पीड से अपना हाथ पीछे खींच लिया, एकदम सीधी बैठ गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब तक मेरे खर्राटे फिर से नॉर्मल नहीं हो गए तब तक लिन नियंशु ने चैन की सांस नहीं ली। थोड़ी देर और बैठने के बाद वो बेहद धीरे से उठी, अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगा और क्लासरूम से बाहर निकल गई। यह उसका फिक्स लंच टाइम था। जब वो कैफेटेरिया पहुंची तो बाकी स्टूडेंट्स काफी पहले ही अपना लंच खत्म कर चुके थे। कैफेटेरिया पूरी तरह खाली और सुनसान था और सफाई करने वाले स्टाफ ने क्लीनिंग शुरू कर दी थी। लिन नियंशु चुपचाप फूड काउंटर की तरफ बढ़ी। शॉर्ट हेयर वाली सर्विंग आंटी ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। फिर से तुम? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगली बार थोड़ा जल्दी आया करो। इस समय हमेशा सारा खाना खत्म हो जाता है, बस सिर्फ ग्रेवी बचती है। लिन नियंशु ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं सिर्फ व्हाइट राइस खा लूंगी। ये हमारे पूरे ब्लॉक की टॉपर है, क्या आपको नहीं पता? देर से आने का मतलब है कि ये पक्का पढ़ाई में बिजी होगी। बगल में खड़ी लॉन्ग हेयर वाली दूसरी आंटी ने लिन नियंशु को पहचान लिया और उसका सपोर्ट करते हुए कहा। शॉर्ट हेयर वाली आंटी मुस्कुराई और लिन नियंशु को बेहद प्यार भरी नजरों से देखने लगी। खुद ही देखो, दिखने में बिल्कुल परी जैसी है और पढ़ाई में भी इतनी इंटेलिजेंट है। काश मेरा बेटा इसका आधा भी होता तो कितना अच्छा होता। आंटी तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा राइस दे देती है और ऊपर से थोड़ा सा मीट सूप भी डाल देती है। इस लंच की कॉस्ट सिर्फ 50 पैसे आई। अपने मील कार्ड को स्वाइप करने के बाद लिन नियंशु ने अपना बैलेंस चेक किया। कार्ड में सिर्फ 5 रुपए 20 पैसे बचे थे। 50 पैसे का एक वक्त का खाना भी उसके लिए थोड़ा लग्जरियस था, लेकिन अगर वो नहीं खाएगी तो पढ़ाई करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? उसने पहले भी भूखे रहकर ट्राई किया था। लिन नियंशु ने व्हाइट राइस के बाउल को उठाया, एक कोने वाली सीट ढूंढी और बैठ गई और बिना एक भी दाना वेस्ट किए धीरे धीरे खाने लगी। उसी समय मैं अचानक नींद से जागा और नोटिस किया कि लिन नियंशु अपनी जगह पर नहीं थी। जब मैंने घड़ी देखी तब मुझे पता चला कि मैं आधे घंटे तक सोता रहा। इस समय कैफेटेरिया में खाना मिलना नामुमकिन था। कैफेटेरिया जाकर मैंने उस शॉर्ट हेयर वाली आंटी से पूछा, आंटी क्या थोड़ी देर पहले एक बहुत ही प्यारी सी लड़की यहाँ लंच करने आई थी? हाँ आई थी। वो बच्ची बहुत लेट तक पढ़ाई करती है, जब भी आती है उसे सिर्फ व्हाइट राइस ही मिलता है। लंच लेने के बाद मैं एक सीट पर बैठ गया और सोचने लगा। ऐसा लगता है कि लिन नियंशु दोपहर में सिर्फ ग्रेवी वाले चावल खाती है। ऑब्वियसली पढ़ाई में बिजी रहना तो सिर्फ एक बहाना था। लिन नियंशु ने खुद को तसल्ली देने के लिए यह रीजन ढूंढा था ताकि वो सबके बचे हुए खाने को, खाने की बात को छुपा सके। लेकिन इस उम्र के बच्चों का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत हाई होता है। लिन नियंशु का भी ऐसा ही था। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि दोपहर का लंच करने के बाद वो जाती कहाँ है। दोपहर के पहले पीरियड में क्लास टीचर चाओ जेंग और क्लास मॉनिटर जाओ जिमो एक साथ क्लास में आए। क्योंकि 20 तारीख को एनुअल स्पोर्ट्स मीट होने वाली थी, इसलिए वे सब क्लास से स्कूल यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछने आए थे। उम्मीद के उलट सारे लड़कों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, गर्ल्स के लिए जेके यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सिर्फ लड़कियां ही थीं जो पूरी तरह शांत थीं। उनके गाल हल्के लाल हो गए थे, बस शेन शिवू और कुछ दूसरी लड़कियां ही थोड़ी एक्साइटेड दिख रही थीं। इस उम्र की लड़कियां अक्सर स्कर्ट नहीं पहनती, चाहे घर हो या स्कूल। सब काफी सिंपल और कवर्ड कपड़े पहनते हैं। मैंने अपने बगल में देखा और पाया कि लिन नियंशु का इससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपना सिर झुकाए बुक पढ़ रही थी। मैंने अपनी नजरें हटा ली और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पोडियम पर खड़े टीचर और एक्साइटेड स्टूडेंट्स को देखता रहा। मैं ऑब्वियसली देखना चाहता था कि लिन नियंशु उस खूबसूरत जेके यूनिफॉर्म को पहने और मैं चाहता था कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी यूथफुल लाइफ को एंजॉय करे, खासकर तब जब उसका गॉड गिफ्टेड लुक और फिगर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मैंने उसे कभी अपने बाल खुले रखते हुए नहीं देखा था। अफसोस की बात बस इतनी थी कि भगवान ने उसे एक अनमैचेबल ब्यूटी तो दी थी, लेकिन उससे उसे फ्लॉन्ट करने का राइट छीन लिया था। बेशक मैं उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ सकता था और मुझे इसमें बहुत खुशी होती। यहाँ तक कि ऐसी दर्जनों यूनिफॉर्म्स खरीदने के पैसे भी मेरे पास जरूरत से ज्यादा थे। मैं इस उम्र का हूँ। 8 साल की उम्र से पहले की मेरी सेविंग्स अभी भी बैंक कार्ड में आराम से पड़ी हुई है। लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह समझता हूँ कि एक ऐसी लड़की की हेल्प करना जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो पर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत हाई हो, तो उसे सीधे पैसे या कपड़े गिफ्ट करना सबसे घटिया तरीका है। चाओ जेंग भी जेके यूनिफॉर्म चुनने के लिए एग्री हो गए और उन्होंने स्टूडेंट से एक हफ्ते के अंदर 50 रुपए और साइज क्लास मॉनिटर को सबमिट करने को कहा। जब लिन नियंशु ने प्राइस सुना तो उसने हैरान होकर अपना सिर उठाया और फिर चुपचाप अपना सिर झुकाकर बुक
जोक देखने लगी। दोपहर में पीटी पीरियड के समय मैं लिन नियंशु की तरफ मुड़ा तो फिर यह डिसाइड रहा इस सैटरडे को मेरे घर आकर मुझे गाइड करना। लिन नियंशु तुरंत नर्वस हो गई। गाइड करना तो ठीक है, लेकिन मैंने यह कब कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी? चलो मैं तुम्हें कुछ शांत जगहें बताता हूँ, तुम खुद चुन लो। ऑप्शन 1 मेरा बेडरूम, ऑप्शन 2 सुपरमार्केट का स्टोर रूम, ऑप्शन 3 केटीवी का प्राइवेट रूम, ऑप्शन 4 होटल का डबल बेडरूम। जब उसने देखा कि मैं उसे एक शरारती नजर से घूर रहा हूं तो उस पल वो समझ गई मैं उसे बेडरूम चुनने के लिए फोर्स कर रहा था। लिन नियंशु का चेहरा हल्का लाल हो गया। तुम्हारे घर आना ठीक है, पर मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। तुम्हारे घर पर कोई ना कोई होना चाहिए। बिल्कुल है, घर पर लोग हैं। लिन नियंशु ने आगे कुछ नहीं कहा। अपनी चीजें समेटने के बाद उसने अपने दोनों हाथों से अपने पिंक बैग को पकड़ा और मेरी तरफ शक और भरोसे के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। उसका यह लुक बेहद क्यूट लग रहा था। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है जैसे मैंने अभी अभी किसी शरीफ घर की लड़की को बहला फुसला लिया हो। बहलाना फुसलाना कैसा, मैंने उसकी जान बचाई है। उसकी ये लाइफ अब मेरी है। मैं तो उसके साथ अपनी सगी बेटी की तरह बिहेव कर रहा हूँ। जब क्लास के बाकी लोग चले गए तो मैं और लिन नियंशु भी जल्दी से ग्राउंड पर असेंबल होने के लिए नीचे गए। मैंने जानबूझकर उसका साथ चलने के लिए वेट किया, लेकिन मैंने देखा कि लिन नियंशु अपना बैग टांगे हुए पीछे पीछे आ रही थी, जैसे वो जानबूझकर एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हो। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक कंधे पर अपना ब्लू बैग टांगे, दोनों हाथ पॉकेट में डाले, मैं आराम से स्कूल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगा। 1.83 मीटर का एक लंबा लड़का इस तरह बेफिक्र होकर चल रहा था। लिन नियंशु ने अब जाकर अपनी स्पीड बढ़ाई। पीछे से देखने पर एक ब्लू और एक पिंक बैग बिल्कुल एक लवर कपल की तरह लग रहे थे, एक यंग बॉय और एक यंग गर्ल। यह सीन बेहद अट्रैक्टिव था, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ वही लड़कियां इस पर ध्यान देती जिनका माइंड थोड़ा सेंसिटिव होता है। ग्राउंड पर वार्म अप रनिंग पूरी करने के बाद पूरी क्लास 28 कई लाइनों में खड़ी हो गई। सामने खड़े अपने पीटी टीचर को देखा जो लंबे, पतले और डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। टोनबिन के बारे में अफवाह थी कि यह आदमी एक हाथ से 20 पुलअप्स कर सकता है। वो सच में एक रियल स्ट्रॉन्ग मैन थे और इंग्लिश टीचर वेन वैन के ड्रीम मैन भी थे। अगले पीरियड से जिन स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स मीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वे अपने अपने इवेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज का पीरियड फ्री एक्टिविटी के लिए है। पूरी क्लास 28 एक साथ खुशी से चिल्ला उठी और देखते ही देखते सब पिंजरे से छूटे पंछियों की तरह बिखर गए। लेकिन कुछ लोगों के लिए फ्री एक्टिविटी के ये शब्द किसी बुरे सपने जैसे होते हैं। वे सिर्फ ग्राउंड पर इधर उधर घूम सकते हैं या सीढ़ियों पर ब्लैंक होकर बैठ सकते हैं। लिन नियंशु बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जब मैं और कुछ लड़के बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागे तो लिन नियंशु अपना बैग रखने के लिए सीढ़ियों की तरफ चली गई। वो इस बैग को बहुत संभाल कर रखती थी, यहाँ तक कि उसने बैग के नीचे अपनी लिटरेचर की बुक रख दी ताकि बैग का बॉटम धूल और मिट्टी से गंदा ना हो। सीढ़ियों के पास जाकर लिन नियंशु बैठ गई। उसने ध्यान से अपने बैग को अपनी गोद में लिया और फिर लिटरेचर की बुक को अपने सामने खोला। लेकिन बुक खोलने के बाद उसकी नजरें जो हर एक वर्ड पर होनी चाहिए थी वे अपने आप बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। वो हमेशा ऐसी ही थी। हर बार फ्री एक्टिविटी के दौरान जो टाइम पढ़ाई के लिए होना चाहिए था वो अपनी नजरें बास्केटबॉल कोर्ट पर वेस्ट कर देती थी। उसी समय मैं अपनी यूनिफॉर्म पहने बहुत तेज स्पीड से बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ा। मैंने बॉल को इस तरह घुमाया कि जाओ जिमो लड़खड़ाकर अनबैलेंस हो गया और फिर मैंने 3 स्टेप्स लेकर एक बहुत ही सॉलिड डंक शॉट मार दिया। बास्केटबॉल का नेट पूरी तरह हिल गया। मैं बहुत ही कूल स्टाइल में जमीन पर लैंड हुआ और अपनी गर्दन को झटके से सीधा किया। सीढ़ियों पर बैठी लिन नियंशु की खूबसूरत आंखें एक पल के लिए हैरान रह गईं। वहीं कोर्ट की बाउंड्री के बाहर खड़ी शेन शिवू और उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी सरप्राइज के मारे मुंह खोले देखती रह गईं। झाओ जिमो के बीच से पार्टेड बाल किसी भीगे हुए मुर्गे की तरह लटके हुए थे। उसने अचानक चिल्लाकर कहा, चेन हुआयान, तुम्हें डंक शॉट मारना आता है? स्कूल के दिनों में जो लड़का डंक शॉट मारना जानता हो वो बास्केटबॉल कोर्ट का एकमात्र रियल गॉड माना जाता है। मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज था। कल जब से मेरा रीबर्थ हुआ है मैंने नोटिस किया कि मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है और मेरा जंपिंग पावर भी नेचुरल तरीके से बूस्ट हो गया है। क्या इसे रीबर्थ से मिला हुआ एक सरप्राइज गिफ्ट माना जाए? लेकिन अगर भगवान ने मेरा IQ थोड़ा बढ़ा दिया होता तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं होता? इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का क्या फायदा? क्या इससे मुझे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास करने में कोई हेल्प मिलेगी? चेन हुआयान, तुम्हारा पिछला शॉट सच में बहुत कूल था, शेन शिवू ने अपने हल्के लाल गालों के साथ कहा। मैंने रूखे मन से उसे एक नजर देखा और अपनी नजरें हटा ली। फिर दूर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। अचानक हमारी आंखें आपस में मिली। नजरें टकराते ही लिन नियंशु ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। उसने अपने दोनों हाथों से लिटरेचर की बुक को अपने चेस्ट के पास कसकर पकड़ लिया और उसका मुंह हिलने लगा जैसे वो जानबूझकर चैप्टर को याद करने का दिखावा कर रही हो। लेकिन उसका एक कान पूरी तरह लाल हो चुका था। यह लड़की सच में सालों बाद भी नहीं बदली, हमेशा वहीं जमी रहती है। मेरी यादों में जब भी पीटी का पीरियड फ्री एक्टिविटी के लिए होता था लिन नियंशु हमेशा उसी सेम जगह पर बुक लेकर बैठती थी। मैं यहाँ इतना शानदार बास्केटबॉल खेल रहा हूँ पर तुम्हारे जैसी लड़की यहाँ आकर देखना तक नहीं चाहती। मैंने अपनी नजरें वापस ले ली। दूसरी तरफ शेन शिवू और उसकी 2 फ्रेंड्स अभी भी मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वसंत के मौसम का पानी बह रहा हो। चेन हुआयान, वो डंक शॉट सच में बहुत कमाल का था। शेन शिवू ने फिर से बात शुरू की। उसका टोन इतना अट्रैक्टिव था जैसे कोई ऐसा इंसान
इंसान जो आमतौर पर दूसरों की तारीफ नहीं करता वो आज अचानक तारीफ कर रहा हो, जो कि सच में एक रेयर बात थी। मैंने बस लापरवाही से ओ कहा और फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चेन शियो की तारीफ सुनकर झाओ जिमो बेहद नाखुश होकर मुझे घूरने लगा। अपने बीच से कटी हुई हेयर स्टाइल वाले बालों को सहलाते हुए बोला, बास्केटबॉल कोर्ट पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्या चेन हुआयान में हिम्मत है कि मेरे साथ 1-on-1 मैच खेले? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वह बोला, क्लास मॉनिटर, तुम ऐसा करके उसे दिखावा करने का मौका दे रही हो। असली अटैक का तरीका तो यह है कि जब वह शॉट मारे तो हम ऐसे एक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने हाथ उठाकर उसे सीधे मिडिल फिंगर दिखा दी। सच में तुम जैसे फेक लोग बहुत शातिर होते हैं। जाओ जीमो बॉल छीनकर शॉट मारने ही वाला था, लेकिन मेरी नजरें उस समय पीछे की तरफ। अचानक मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और मैंने बॉल को सीधे एक तरफ फेंक दिया। जाओ जीमो ने बॉल पकड़ी और एक्साइटेड होकर 3 स्टेप लेअप शॉट मारने गया, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और सीधे सीढ़ियों की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। सीढ़ियों के पास स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा थी। मैंने रास्ता बनाते हुए भीड़ को हटाया और देखा कि लिन यानशु जमीन पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर काफी दर्द था क्योंकि उसने अपने राइट एंकल को पकड़ रखा था। पीटी टीचर सुन पिंग ने अपनी सीटी को वापस गले में लटकाया। ये सब क्या हो रहा है? पास खड़ी एक फीमेल स्टूडेंट ने झिझकते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की ने पीछे से लिन यानशु को धक्का दे दिया। इसी वजह से वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह लड़की दिखने में कैसी थी? कौन सी क्लास की थी? इससे पहले कि मैं उसे ठीक से देख पाती वह वहां से भाग गई। यह क्या बकवास है? समझ नहीं आ रहा। मुझे बस वह लड़की एक बार मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने बिना कुछ छुपाए लाउड वॉइस में गाली दी। एक पल की जल्दबाजी में मैं आगे बढ़ा और लिन यानशु के पास घुटनों के बल बैठ गया। मेरी मदद करो, मैं इसे मेडिकल रूम लेकर जा रहा हूँ। मैंने कितनी मुश्किल से इस लड़की को बचाया था और कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि इसे नुकसान पहुंचाए। एक फीमेल स्टूडेंट तुरंत आगे आई और लिन यानशु को खड़े होने में सपोर्ट किया। वह एक पैर से लंगड़ा कर खड़ी हुई और मेरी बड़ी सी यूनिफॉर्म वाली पीठ को अजीब तरह से देखने लगी। वह थोड़ी हिचकिचा रही थी। उसे कोई रिस्पॉन्स न देते देखकर मैंने अपना पेशेंस खो दिया और मुड़कर गुस्से में कहा, अब किस बात का वेट कर रही हो? ऊपर आओ। लिन यानशु ने अपने होठों को कसकर दबाया, अपनी दोनों आर्म्स फैलाई और अपनी अपर बॉडी को हल्के से मेरी पीठ पर टिका दिया। इस मोमेंट पर मेरा गुस्से से भरा चेहरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। मुझे इस तरह नीचे बैठे देखकर सुनुपिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम इसे कैरी नहीं कर पा रहे हो? अगर वजन नहीं संभल रहा तो मुझे दे दो। यह बात सुनते ही लिन यानशु ने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए। उसके कान पूरी तरह लाल हो गए और उसका चेहरा बेहद शर्मा गया। मैंने तुरंत अपनी आंखों में एक मासूम सा लुक लाया और जल्दी से एक्सप्लेन किया, अरे नहीं, दरअसल मेरा पैर सो गया था, अब बिल्कुल ठीक। खड़े होने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ नीचे ले जाकर लिन यानशु की थाइज को सपोर्ट दिया और उसे सीढ़ियों के पास तक ले आया। मैं थोड़ा नीचे झुका ताकि वह अपना बैग उठा सके। फिर 2 कदम आगे बढ़कर उससे मेरा बैग भी पकड़ने को कहा। उसे बस दोनों बैग्स और मेरे गले को संभालना था। ये बहुत हैवी है, तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगेगा। लिन यानशु की आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास से आई। उसे दोनों हाथों में एक एक बैग पकड़े देखकर और इस डर से कि उसके हाथ थक जाएंगे, मैंने स्कूल के मेडिकल रूम की तरफ अपनी स्पीड बढ़ा दी। एक चीज जो मैं नहीं देख पाया वह यह थी कि उस लड़की के चेहरे पर इस समय एक खूबसूरत स्माइल थी, जैसे स्प्रिंग सीजन की कोई गुनगुनी धूप हो। तुम्हें किसने धक्का दिया? क्या तुमने देखा? नहीं देखा। तो क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं। तुम इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम उनसे बदला ले सको और उन्हें एक सबक सिखा सको, है ना? मेडिकल रूम पहुंचकर मैंने लिन यानशु को पीठ पर बैठाकर पूरा चक्कर लगाया, लेकिन डॉक्टर का कहीं कोई अता पता नहीं था। अजीब बात है, एक और राउंड लगाने के बाद भी कोई नहीं मिला, तो मुझे लिन यानशु को थोड़ी देर के लिए नीचे बैठाना पड़ा। मेडिकल बेड पर एक डिस्पोजेबल व्हाइट शीट बिछी थी। वह लड़की बेड के किनारे बैठ गई और उसके पैर जमीन को टच कर रहे थे। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। मैं एक छोटा सा स्टूल खींचकर लिन यानशु के सामने बैठ गया। उसने अचानक अपने दोनों पैर कसकर बंद कर लिए और अलर्ट होकर पूछा, क्या कर रहे हो? बस यह चेक कर रहा हूँ कि मोच आई है, पैर डिसलोकेट हुआ है या कोई फ्रैक्चर है। लिन यानशु के कान लाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी कोल्ड टोन में पूछा, क्या तुम सच में मेडिकल चेकअप जानते हो? जब मैं गांव में था तो मैं पूरे गांव की फीमेल पिग्स की हड्डियों का इलाज करता था। फीमेल पिग्स? क्यों? अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ। वह शर्म और गुस्से के मारे लाल हो गई और मुक्के बनाकर मेरे कंधे पर मारने लगी। मैं जोर से हंसा और उसी समय मैंने लिन यानशु का राइट फुट पकड़ लिया। मैंने उसका शूज उतारा तो एक साफ सुथरा व्हाइट सॉक्स मेरी आंखों के सामने था। लिन यानशु ने शर्म के मारे अपने होंठ दबा लिए और पैरों को सटा लिया, लेकिन मेरे अगले एक्शन ने उसे इतना ज्यादा एम्बेरस कर दिया कि वह मुझे लात मार देना चाहती थी। पूरे दिन शूज पहनने के बाद भी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पैरों से कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम पागल हो? लिन यानशु, जो कि स्वभाव से बहुत प्राउड और शांत रहती थी, वह भी इस समय खुद को गाली देने से नहीं रोक पाई। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और उसका राइट फुट, जो उसने पीछे खींच लिया था, फिर से अपने हाथ में पकड़ लिया। लिन यानशु ने पैर छुड़ाने की कोशिश की तो मैंने उसकी पिंडली पर एक थप्पड़ मारा। शांति से बैठ। लिन यानशु को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैंने उसका व्हाइट सॉक्स नीचे खींचा, जिससे उसकी स्किन दिखाई देने लगी, जो बिल्कुल साफ थी और उसकी एड़ी हल्की पिंक थी। फिर मैंने धीरे से उसके सूजे हुए एंकल को दबाया। लिन यानशु के मुंह से एक हल्की आवाज निकली,
क्या दर्द हो रहा है? उसने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। थोड़ा आराम से करो, टेंशन मत लो। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके पतले पैर को पकड़ा, धीरे धीरे घुमाया और उसकी बोन्स की कंडीशन को महसूस किया। कुछ देर बाद मैंने चैन की सांस ली और कहा, छोटी सी बात है, बस नॉर्मल मोच है, सूजन भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हंगुआ ऑयल लगाने से ठीक हो जाएगा। मैं उठा और पीछे के ड्रॉर में चेक किया तो वहां हंगुआ ऑयल की आधी बोतल बची थी। मैं वापस स्टूल पर बैठ गया और लिन नियांशु के राइट फुट को अपने घुटने पर रखा ताकि दवा लगा सकूं, लेकिन उसने अपना पैर वापस खींच लिया ताकि वह खुद लगा सके। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने सिर उठाकर तेज आवाज में डांटा। लिन नियांशु का पैर एकदम स्टिफ हो गया। मैंने मौके का फायदा उठाकर उसका पैर फिर से अपनी तरफ खींच लिया और साथ ही उसे डांटने लगा। स्पेशल सिचुएशन है, इसमें शर्माने की क्या बात है? लेकिन कुछ ही सेकंड्स बीते थे कि लिन नियांशु ने अपनी कोल्ड टोन में पूछा, दवा सिर्फ एंकल पर लगानी है तो तुमने मेरा सॉक्स पूरी तरह क्यों उतार दिया? मैंने, तुम्हारे राइट हैंड में क्या है जरा देखना। मैंने नीचे देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे राइट हैंड में उसका व्हाइट सॉक्स था जिसे मैंने अभी अभी उतारा था और मेरे लेफ्ट हैंड ने उसके पैर को हवा में पकड़ रखा था। इससे पहले कि मैं उसे थोड़ा और देख पाता, लिन नियांशु ने शर्म और गुस्से में अपना पैर पीछे खींच लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसने मुझसे अपना सॉक्स छीन लिया और मुझे एक तीखी नजर से घूरा। वह घृणा से भरा लुक ऐसा था जैसे वह किसी अजीब और सनकी इंसान को देख रही हो। खुद पीठ घुमाकर दवा लगाने के बाद लिन नियांशु ने अपने सॉक्स और शूज पहने, अपना बैग उठाया और मेडिकल रूम से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे दौड़ा और एक्सप्लेन करने लगा, तुम मेरी बात तो सुनो, मेरा हाथ कई बार मेरे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहता। लिन नियांशु ने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपना सिर झुकाए आगे बढ़ती रही। इस समय स्कूल ओवर हो चुका था। लिन नियांशु ने कहा कि वह वापस क्लास में जाकर पढ़ाई करना चाहती है। मैंने उसे सीधे क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ जाने दिया और खुद साइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ गया ताकि अपनी साइकिल लेकर घर जा सकूं। जब मैं साइकिल लेकर स्कूल के मेन गेट पर पहुंचा तो मैं लिन नियांशु के पैर की मोच के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। पता नहीं इस लड़की का घर कहाँ है, क्या वह बहुत दूर रहती है, क्या वह इसी तरह लंगड़ाते हुए घर जाएगी? एक गहरी सांस लेते हुए मैं मजबूरी में वापस क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ मुड़ा और डिसाइड किया कि आज मैं उसे घर छोड़कर आऊंगा। क्लास 1228 की खिड़की के पास पहुंचकर मैंने अपने कदम धीमे किए और रुक गया। क्लास में कोई भी नहीं था। लिन नियांशु वहां बैठकर पढ़ाई नहीं कर रही थी, वह पोडियम पर लंगड़ाते हुए चल रही थी। हाथ में डस्टर लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को साफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोपहर का थर्ड पीरियड हिस्ट्री का था और हिस्ट्री टीचर एक लंबे प्रोफेसर थे जिन्हें ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल टॉप पर लिखने की आदत थी। इसलिए लिन नियांशु के लिए बोर्ड साफ करना बेहद मुश्किल हो रहा था। वह डस्टर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। उसका राइट हैंड पूरी तरह ऊपर खिंचा हुआ था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीन नीचे सरक गई थी जिससे उसकी साफ कलाई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह सबसे ऊपर लिखे शब्दों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वे लिखे हुए शब्द वाकई बहुत शानदार और अट्रैक्टिव थे। मेरी नजरें चुपके से ब्लैक बोर्ड के एक कोने में बनी ड्यूटी लिस्ट पर गईं, जहां साफ साफ लिखा था, ब्लैक बोर्ड ड्यूटी चेन हुआयान। पोडियम पर खड़ी लिन नियांशु ने हार मानकर अपना हाथ नीचे कर लिया। सच में हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ देर हांफती रही, फिर एक गहरी सांस ली और एक पैर के सहारे ऊपर की तरफ जंप किया। उसने पूरी ताकत से हाथ ऊपर उठाकर बोर्ड के सबसे टॉप पर लिखे शब्दों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डस्टर उन शब्दों को टच करने वाला था, लिन नियांशु की आंखों के सामने अचानक एक बड़ा सा हाथ आया। उस हाथ ने उसके पास से डस्टर छीन लिया। लिन नियांशु तुरंत पीछे मुड़ी और उसी मोमेंट पर उसकी एड़ी जमीन से टकराई। चोट लगे एंकल की वजह से वह अपना बैलेंस नहीं बना पाई और एक तरफ गिरने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस मोमेंट पर हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। लिन नियांशु का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। वह घबरा कर कुछ कदम पीछे हटी और झिझकते हुए बोली, क्या तुम घर नहीं चले गए थे? मैंने उसकी तरफ लगातार देखा, तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ में डस्टर को आराम से उछालता रहा। फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर बहुत ही आसानी से सबसे टॉप पर लिखे शब्दों को साफ कर दिया। ब्लैकबोर्ड साफ करने के बाद मैंने डस्टर को पोडियम पर फेंक दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले मैंने कभी बोर्ड साफ नहीं किया था। फिर भी अगले दिन टीचर्स ने कभी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की। मैंने उससे पूछा, क्या तुम हर बार मेरी जगह बोर्ड साफ करती हो? नहीं तो, उस लड़की ने जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें इतनी नर्वस थीं जैसे किसी चोर को अपनी चोरी का एहसास हो गया हो। उसने फिर से मेरी तरफ एक नजर देखा और बोली, अब कोई काम नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। यह कहकर वह पोडियम से नीचे उतरने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आज और पढ़ाई मत करो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिन नियांशु ने तुरंत मना कर दिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो तुम्हारा घर कहाँ है? क्या बहुत दूर है? दूर नहीं है। मैंने थोड़े शक के साथ उसकी तरफ देखा। कुछ कहना मुश्किल था। लिन नियांशु बस किसी को अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी। वैसे भी इस लड़की का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई था, इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने बस थोड़े शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, अगर मुझे घर नहीं छोड़ने देना तो मत दो, लेकिन तुम सिर्फ 6:30 तक ही पढ़ सकती हो। ठीक 6:30 बजे तुम्हें घर जाना होगा। मैं यहीं क्लास में बैठकर तुम पर नजर रखूंगा। लिन नियांशु ने मुड़कर मुझे देखा, अपने सफेद दांतों से लाल होंठों को हल्के से दबाया। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। तो फिर मैं अब और नहीं पढ़ूंगी, अभी घर जा रही हूँ। मैं हंसा और सिर हिलाया। हाँ, ऐसे ही गुड गर्ल बनकर रहो। जब उसने अपनी बुक्स बैग में पैक कर ली तो मैं क्लास के गेट की तरफ बढ़ने लगा। तभी पोडियम की तरफ से फिर कुछ आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो लिन
नियांशु बेहद सीरियस होकर पोडियम पर गिरी चौक की डस्ट को साफ कर रही थी। ये लड़की अभी मुझसे बहस कर रही थी कि वह मेरी जगह ड्यूटी नहीं करती, जबकि यहाँ तो वह पूरा का पूरा क्लीनिंग पैकेज ही संभाल रही थी। पोडियम साफ करने के बाद उसने अपना बैग शोल्डर पर डाला, सिर झुकाया और काफी अनकंफर्टेबल फील करते हुए मेरे पास से तेजी से निकल गई। मैं थोड़ा हंसा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह जो आइसबर्ग गर्ल वाला टैग था वह अचानक बहुत रियल और स्पेशल लगने लगा था। मैंने अपनी साइकिल निकाली और उस लड़की के साथ स्कूल के मेन गेट तक आया। अब हम दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे। मैंने अपनी साइकिल की बैक सीट को थपथपाया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिन नियांशु ने अपनी आस्तीन को उंगलियों से मरोड़ा और हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मेरे फादर ने किसी अननोन लड़के को मेरे पास देख लिया तो। लिन नियांशु ने सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरे फादर सीधे लाठी उठाकर पिटाई कर देंगे। तुम्हारे फादर इतने डेंजरस हैं क्या? लिन नियांशु के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी। उसने अपनी आस्तीन को कसकर पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया, फिर मुड़कर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। अरे सुनो, क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं पता? कूल ओवर होने के बाद क्या बाय नहीं बोलते? ये सुनकर लिन नियांशु के खूबसूरत चेहरे पर एक रेयर स्माइल आ गई। बाय बाय। मैं वहीं खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। मेरी स्माइल में एक फादर जैसा केयरिंग लुक। उस लड़की को थोड़ा लंगड़ाते हुए लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते देखकर मैंने चैन की सांस ली और पैडल मारकर अपने घर की तरफ तेजी से साइकिल बढ़ा दी। पीछे से साइकिल की आवाज सुनकर लिन नियांशु ने भी मुड़कर देखा। मेरी जाती हुई साइकिल को वह काफी देर तक देखती रही। जब मैं पूरी तरह भीड़ में गायब हो गया तब वह मुड़ी। ढलते हुए ऑरेंज सूरज की रोशनी में उसने अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। उसका सिंपल और प्योर चेहरा शाम की धूप में गोल्डन चमक रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। लुचेंग हाई स्कूल के गेट से एक ब्लू और एक पिंक बैग धीरे धीरे दो अलग रास्तों पर दूर जा रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ सैंडविच और फ्राइड राइस केक बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस मोमेंट ने खामोश और खूबसूरत लम्हे नाम की एक पेंटिंग बना दी हो। इस लाइफ में मुझे सेफ रहना है, मुझे मन लगाकर पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। चेन हूँ अयान, आपका बेटा इस बार लुचेंग का टॉपर बनेगा। घर पहुंचते ही मैंने लिविंग रूम की चेयर पर अपना एक पैर रखा, हाथ सीधे सीलिंग की तरफ उठाया और अपने फादर चेन तियान और मदरसू शियाओया के सामने ये ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दी। मेरी मॉम ने बहुत ही एक्साइटेड होकर तालियां बजाई, जबकि टेबल पर बैठे चेन तियान ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए मुंह से सनफ्लावर सीड्स के छिलके जमीन पर थूक दी। अचानक मुझे लगा कि मेरे फादर अपने यंग डेज में बिल्कुल स्टीफन चाओ सिंग ची जैसे दिखते थे, खासकर उनका वो मजाकिया एक्सप्रेशन। चेन तियान बगल में बैठी सुशी आओया की तरफ मुड़े और बेहद ताना मारते हुए बोले, इस टाइप के लोग अक्सर ऐसे सपने देखते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसा लग रहा है जैसे वह दिन दूर नहीं जब मैं बिल गेट्स को अपने पैरों तले कुचलकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुशी आओया ने नाराज होकर चेन तियान के कंधे पर जोर से हाथ मारा। अपने बेटे के बारे में ऐसा कौन बोलता है? क्या आप उसे एक बार भी मोटिवेट नहीं कर सकते? चेन तियान फिर से हंसे और आराम से सनफ्लावर सीड्स चबाने लगे। सॉरी, पिछले टर्म के फाइनल एग्जाम में ये नीचे से सेकंड आया था, मैंने प्रोग्रेस की है ना। चेन तियान के हाथ से सारे सीड्स जमीन पर गिर गए। उन्होंने शौक से मेरी तरफ देखा। तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? मेरे बेटे, तुम उनके इस एक्सप्रेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लगातार 2 साल तक पूरी क्लास में लास्ट आने का रिकॉर्ड जो मेंटेन किया था। बिल्कुल सच है, एक स्टूडेंट एग्जाम में एब्सेंट था, इसलिए मैं नीचे से सेकंड पोजीशन पर आ गया। चेन तियान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उन्होंने बचे हुए सीड्स वापस प्लेट में फेंक दिए। इस लड़के से बात करना यानी अपनी लाइफ के कीमती सेकंड्स वेस्ट करना है। मुझे याद है पुराने दिनों में जब 100 मार्क्स का टेस्ट होता था तो मैं कम से कम 37 मार्क्स लाता था, और तुम्हारा क्या हाल है? 150 मार्क्स के पेपर में तुम सिर्फ 20-25 मार्क्स लाते हो। सच में नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से भी बेकार निकली। मैं पूरी तरह स्पीचलेस था। मुझे समझ आ गया था कि मैं पढ़ाई में इतना वीक क्यों हूँ। ये पूरी तरह जेनेटिक है। चेन तियान ने अपना हाथ हवा में वेव किया। चलो छोड़ो, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। सू शियाओया ने हैरानी से पूछा, क्या वहाँ आंटी लियू नहीं है? उनके घर में पोता हुआ है, इसलिए वह छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। अभी सुपरमार्केट में हेल्प के लिए किसी की जरूरत है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत कहा, डैड, मेरे पास आंटी लियू की जगह काम करने के लिए एक परफेक्ट पर्सन है। कौन? मेरा एक क्लासमेट, एक स्टूडेंट। वह वहाँ क्या खाक काम करेगा। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपने डैड का हाथ पकड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा। वह शाम को स्कूल के बाद सुपरमार्केट में काम करने आ सकता है। सैलरी थोड़ी कम दे देंगे तो भी चलेगा। चेन तियान ने गहराई से सोचते हुए कहा, बात में दम तो है। अगर उस लड़के की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा। हालांकि मैं मन ही मन अपने पापा की इस खतरनाक सोच पर हैरान हो रहा था, फिर भी मैंने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए थम्स अप किया। आखिरकार पापा का दिमाग सबसे तेज है। आपकी सोच बहुत आगे की है। चेन तियान ने प्राउड से अपना सिर ऊंचा किया। वह तो ऑब्वियस है। सुशियाओया ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। इस बाप बेटे की जोड़ी का अब कुछ नहीं हो सकता। चेन तियान ने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, कल अपने फ्रेंड को इंटरव्यू के लिए ले आना। पापा के जाने के बाद मैंने लिविंग रूम में चारों तरफ देखा। मम्मी, चेन यितोंग कहाँ है? सुशियाओया ने अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। तुम्हारे घर आने से ठीक पहले पापा और मैंने उसे बहुत डांटा है। क्यों, क्या हुआ? सुशियाओया ने अपनी आवाज धीमी की। आजकल तुम्हारी बहन नंबर 65 मिडिल स्कूल के गेट के पास रहने वाले एक पागल आदमी के बहुत क्लोज जा रही है। टीचर ने इसी बात की शिकायत की है। मुझे और तुम्हारे पापा को डर है कि कहीं कोई उसे हैरास न कर। ठीक इसी वक्त चेन यितोंग के कमरे का दरवाजा झटके से खुला।
खोला। एक प्यारी सी बच्ची ने अपना सिर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाकर कहा, पिट्टू पैंट वाले अंकल कोई बैड पर्सन नहीं है। वह पिंक कलर के क्यूट से बियर वाले नाइट सूट में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने गुस्से में अपना मुंह फुलाया और तुरंत दरवाजा वापस बंद कर लिया। मम्मी ने मुझे फिर से पूरी बात समझाई। तब जाकर मुझे समझ आया कि मेरी बहन का मिडिल स्कूल यानी लूचिंग नंबर 65 स्कूल का गेट, वहां हमेशा एक अजीब सा सीधा साधा मिडिल एज आदमी घूमता रहता था जिसे स्कूल के स्टूडेंट्स पागल कहते थे। लेकिन जब मैंने चेन युतोंग को उन्हें पिट्टू पैंट वाले अंकल कहते सुना तो मुझे अचानक अपनी पुरानी मेमोरी याद आ गई। जब मैं खुद नंबर 65 स्कूल में पढ़ता था, वह पागल आदमी। जब मैं खुद मिडिल स्कूल में पढ़ता था तभी से वह अक्सर स्कूल के गेट के पास मंडराता रहता था। वह अंकल भले ही दिमाग से थोड़े कमजोर और सीधे साधे थे, लेकिन दिखने में काफी हैंडसम और साफ सुथरे रहते थे। खासकर उन्हें एक ब्लू कलर की डंगरी यानी पिट्टू पैंट पहनना बहुत पसंद था, जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता था। वैसे जब मैं मिडिल स्कूल में था तब बच्चे उन अंकल को बहुत परेशान करते थे। कोई उन पर पत्थर फेंकता तो कोई जानबूझकर पीछे से उन पर हमला कर देता और फिर जोर जोर से हंसते हुए भाग जाता, या फिर सब मिलकर उन अंकल को चारों तरफ से घेर लेते और उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे हर मौके पर वह पिट्टू पैंट वाले अंकल एकदम नर्वस हो जाते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें।